वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अल्ताफ़ हुसैन सोमरो साहब, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। जी, आपकी आवाज़ की बेस बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मुझे बताएं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया, कैसे पता लगा कि मेरी आवाज़ खूबसूरत है? मुझे लगता है कि जब मैंने होश संभाला था तो मुझे आवाज़ें बहुत फैसिनेट करती थी और पैशनेट करती थी। जो लोग अच्छा बोलते थे रेडियो पर और स्पेशली टीवी पर, तो इन दोनों मीडियम से मैं बड़ा फैसिनेट होता था और मुझे लगता था कि ये कोई जादुई आवाज़ें हैं। हाँ, ये किसी अदर रेल्म से आ रही हैं, ये कोई और दुनिया के लोग हैं। तो मुझे भी इन्हीं जैसा बनना है और मुझे खोजना है ये कौन लोग हैं, मुझे किसी न किसी दिन इनसे मिलना है। तो फिर जो हमारे लेजेंड्स थे टीवी इंडस्ट्री के और रेडियो इंडस्ट्री के, आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनका पता चलना शुरू हुआ। स्कूल में रेडियो भी किया आपने? यस, मैंने 14 साल मुख्तलिफ रेडियो किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल रेडियोस मैंने किए हैं। ठीक है, तो फिर आपको कैसे पता चला कि इसको मैं मिमिक्री के तौर पर लेता हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर लेता हूँ? सबसे पहले किसकी आवाज़ निकाली थी? नहीं, मिमिक्री जो है वो कॉपी होती है, आप किसी की आवाज़ निकालते हैं। वॉइस ऑफ आर्टिस्ट जो है ना, उसके पास वैरायटी होती है, वो एक अलग तरह का आर्टिस्ट होता है। मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। वॉइस ऑफ आर्टिस्ट एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर कमर्शियल आते हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं, इसके एक आप कैरेक्टर को देखकर आवाज़ बिल्ड करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी की आवाज़ आपको कहा हो कि वॉइस हाँ, ओवर डबिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें बताया जाता है कैरेक्टर का जेस्चर कैसा है, उसकी फ़िज़ीक कैसी है और नेगेटिव या पॉजिटिव उसका रोल है, तो फिर हम उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर उसकी एक टोन बनाते हैं। फिर उस टोन को हमें कैरी करना होता है थ्रू आउट द एपिसोड्स और थ्रू आउट द वो सारे कैरेक्टर को हमें लेके चलना होता है। अच्छा, मुझे बताएं अल्ताफ़ कि ये डबिंग किस तरह से होती है? जब भी आप आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो एकदम से ग्रज आवाज़ निकालना होती है, उस तरह से मुस्कुराना होता है, वो सब चीज़ें सीन्स आपको पहले दिखाए जाते हैं? हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर वो सीन कट करके हमें दे दी जाते हैं जो हमारे कैरेक्टर के होते हैं। उसके नीचे सब टाइटल चल रहा होता है और कैरेक्टर ऑलरेडी हमें डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि इस कैरेक्टर का नेगेटिव या पॉजिटिव रोल है। पूरी स्टोरी हमारे पास आ जाती है। तो जैसे जैसे एक्शंस हो रहे होते हैं तो उसी तरह से हम साथ साथ लिप सिंक कर रहे होते हैं और इमोशंस उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं। पूछना चाह रही थी कि इमोशंस किस तरह से एंटर होते हैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट? ये खुदादात एक सलाहियत होती है। आप कैमरे की तरफ देख के बोलें कि मैं इकरा मलिक हूँ, सिर्फ आपने होंठों को हिलाना है, बोलूँगा मैं। ठीक है, मैं इकरा मलिक हूँ। नहीं, आपने सिर्फ होंठों को मूवमेंट देनी है, बोलना नहीं। ठीक है, डन। मैं इकरा मलिक हूँ। दोबारा से बोलिए ज़रा। कुछ और बोलूँ? नहीं, यही बोले। ठीक है, एक दफ़ा और, मैं इकरा मलिक। ये इस तरह से होता है। अब कैमरे में ये आप देखेंगे अब मेरे लिपसिंग के साइंसिंग के साथ आपको मैच करना होता है वो। तो हमारे सामने कैरेक्टर होते हैं, जैसे वो हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उसी तरह से हम रिएक्ट करते हैं, उसमें फील लेके आते हैं। अगर वो सैड सीन है तो हमें सैड होना पड़ता है, मतलब उसी तरह की आवाज़ें निकालना पड़ती। फिर ये होता है कि इसकी बेसिक टेक्निक्स होती हैं और उनको सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ती है। आपने ट्रेनिंग ली है इस पे? एग्जैक्टली, मैंने मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान ऐसा कोई इदारा बना हुआ है हमारे पाकिस्तान में वॉइस ओवर आर्टिस्ट वगैरह उनकी? पाकिस्तान में अभी चंद एक लोग हैं जो इंडिविजुअली अपने इदारों में सिखा रहे हैं। मैं ख़ुद भी सिखाता हूँ, वॉइस क्राफ्ट एकेडमी मेरी एकेडमी में, उसमें सिखाता हूँ। इसके अलावा एक दो और लोग भी हैं पाकिस्तान में सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम यूरोप में या वेस्ट में देखें तो वहाँ पे काफ़ी एडवांस्ड एकेडमीज़ हैं जो सिखाते हैं। बेसिकली ये सिंगिंग की तरह का ही होता है काम, वोकल्स वगैरह इसके राइट रखने होते हैं। एग्जैक्टली, आपको आवाज़ के जोन्स को समझना होता है। जैसे आप मिड टोन, हाई टोन और लो टोन समझते हैं, तो हाई टोन के अंदर आप बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, उसके अंदर या तो चीखते चिल्लाते हैं या फिर एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर। जैसे आप फास्ट फूड की एड्स वो सुनते हैं तो वो होता है कि कॉल फॉर यमी एंड डिलीशियस डिलीवरी, तो वो उस टाइप की एक्साइटमेंट उसमें होती है। और मिड टोन के अंदर ये होता है कि हम जैसे शोज़ कर रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, इसमें मिड टोन होती है हमारी, जो कैजुअल टोन होती है। हमारी न्यूज़ भी मोस्टली जो है वो कैजुअल टोन के अंदर होती है, जिसे हम मिड टोन कहते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो मिड टोन के अंदर होती। उसके बाद आता है डीपर नोट, जो गले से नीचे होता है, जिसे कहते हैं पेट से और सीने से आवाज़ निकालना। तो ये जो नव रस होते हैं ना एक्टिंग में और वॉइस एक्टिंग में, यानी अदाकारी में, 9 तरह के इमोशंस होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं। वो फियर के होते हैं, बहादुरी के होते हैं, लव के होते हैं, डिफरेंट टाइप के। जी, अपील्स होती हैं ना, हाँ, जैसे इमोशनल। हाँ, उनको नवरसा भी कहते हैं और 9 इमोशंस ऑफ एक्ट भी कहते हैं। नवरसा, 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 हाँ। ओके।
तो चूँकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो नाटक था या एक्ट था या थिएटर था वो बहुत पहले से यहाँ पे चल रहा था, तो इसमें एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च थी। तो वो 9 इमोशंस अभी तक चल रहे हैं एक्टिंग में और वॉइस एक्टिंग के अंदर भी। जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई इमोशन होता है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, शो कर रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, कोई कमर्शियल कर रहे हो या डबिंग कर रहे हो, उनमें से कोई ना कोई होता है। डीपर नोट्स के अंदर फुल ऑफ इमोशंस होता है और उसमें सबसे ज़्यादा फील और इमोशंस होते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल नीचे लेकर जाते हैं। यूँ लगता है कि यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई है। हाँ, हमें नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन हो सकता है, हाँ मुझे महसूस हो रहा है, मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास है। क्या इक़रा आपके इर्द गिर्द कुछ ये महसूस नेशनल हो? जियोग्राफिक पे हम डॉक्यूमेंटरीज देखते हैं ना, Yes, ये वहाँ पे मैंने, ऐसे होता है, आई थिंक सो। मुझे मालूम नहीं कि हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है नहीं बड़े चैनल्स channels, जाने थे, so- लेकिन ऐसी कोई डबिंग या इस तरह से किया, सॉरी वॉइस ओवर किसी आर्टिस्ट का या किसी मूवी वगैरह में आपने किया, टर्की मैंने बहुत सारे जो साउथ इंडियन मूवीज़ हैं उनमें डबिंग की है, हॉलीवुड की मूवीज़ को मैंने डब किया है, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स हैं मैं उनको सर्व कर चुका हूँ और अभी भी करते हैं। तो अभी कोई जो फेमस कमर्शियल चल रहा हो या उसमें किसमें आपने किया है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम? आपको अगर मैं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि वो बहुत सारी आवाज़ें आपने सुनी हुई हैं, शायद आपके इस स्टेशन पर भी चलती हों। लाइक आप IVR सुनते, IVR समझते होंगे ना आप, IVR जो हम कॉल करते हैं तो हेल्पलाइन पे चलता है। अस्सलाम वालेकुम, बैंक कॉल करने का शुक्रिया, अपने अकाउंट की मालूमात के लिए 1 दबाइए, नया अकाउंट खुलवाने के लिए 2 दबाइए, हमारे ऑनलाइन बैंकर से राबिता करने के लिए 0 दबाइए। ये IVRs होती हैं। IVRs मैंने बहुत सेलुलर कंपनीज़ में भी की, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर गल्फ़ के अंदर भी, इंडिया के लिए भी की। इसके अलावा चूँकि मैं 4 ज़बानों में काम कर रहा हूँ, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बहुत सारे मुझे मुल्कों में बताएं काम पाकिस्तान में इसका बेसिकली स्कोप क्या है? जब पाकिस्तान में काम हो तो हमें होता है कि इंटरनेशनली काम अगर थोड़ी देर के लिए पोज भी हो जाए ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ। तो अगर हमारे पास पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो या काम कम हो तो फिर हम बाहर भी देखते हैं। पाकिस्तान में वॉइस ओवर इंडस्ट्री की वैल्यूएशन अभी होना शुरू हुई है, अभी काम आया है, अभी यूट्यूब और फाइवर और अपवर्क और ये सारे प्लेटफॉर्म का पता चला है कि फ्रीलांसिंग भी कुछ काम है और वहाँ पे जो टॉप 3 निशेस हैं उनके अंदर वन ऑफ देम वॉइस ओवर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी यहाँ पे इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है। इसका अच्छा पे बैक मिलता है हमें यूरोप से या फिर अदर कंट्रीज से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ डबिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने सुना था कि टर्किश ड्रामास की जो डबिंग है पहले लाहौर में होती थी, अब शायद कराची शिफ्ट हो गई है। कराची में जी। तो जी मेरे वो कलीग्स हैं वो जो साथ मिलके कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी वो 1 एपिसोड है या 2 एपिसोड होंगे, मतलब जितना होना चाहिए यहाँ पे अभी तक। इतना वास्ट फील्ड है, जिस तरह से टैलेंट हमारे पास है, यस, तो ये कमी है उसकी। लेकिन बहुत सारे वॉइस ऑफ आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके वहाँ से ला रहे हैं, और बाहर उनका नाम है, पाकिस्तान में उनको कम लोग जानते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है सर। यस। अच्छा मुझे बताएं, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसकी जो टोन होती है, हाँ, जो उसकी बेस होती है, उसको पता चल जाता है आपको उसकी बेस क्या है, टोन क्या है, जैसे आप बता रहे थे? मेरे पास सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, मैथ्स कॉम के, जर्नलिज्म के, और जो खुद साख्ता होते हैं कुछ वॉइस ऑफ आर्टिस्ट और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरे पास आते हैं, तो हमें सुन के ही पता चल जाता है कि आप इस इंडस्ट्री के बंदे नहीं हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं या आप इसमें नहीं चल सकते। तो हम, या आपको मेहनत की ज़रूरत है सच? मेहनत को तो सभी की ज़रूरत, मतलब मेहनत तो सभी करते हैं, गुंजाइश तो सब में बिल्कुल रहती है। गुंजाइश रहती है, लेकिन वोकल कार्ड के अंदर वैरायटी, एनर्जी और गुंजाइश जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है। लाइक जैसे सिंगिंग के अंदर आवाज़ जो है अल्लाह ताला की देन होती है, तो उसको सुर में लेके आना और उसकी ट्रेनिंग लेना जो है वो इंसान के ऊपर निर्भर होता है, उसके ऊपर मुनहसर होता है। बट अगर हम रॉ टैलेंट को लेकर चलेंगे तो हम इंडस्ट्री में नहीं सर्वाइव कर सकते। जिनकी आवाज़ बारीक होती है उसके लिए आप प्रॉपर कोई ट्रेनिंग बताते हैं सच? यस। उसके लिए क्या ट्रेनिंग होती है जिनकी आवाज़ बारीक होती है? चुभने वाली आवाज़ होती है ना कुछ लोगों की, श्रिलिंग वॉइसेस, जिनकी पिच बहुत हाई रहती है। हाँ, तो उनको हम नाक बंद करके गला खोल के उनका रियाज करवाते हैं, ऊपर मुंह करके हाँ, पेट से आवाज़ निकालते हैं, पेट से। ये जो ENT कैविटी होती है ना, नाक की और कान की और गले की,
उनकी आवाज़ नेज़ल होती है, नाक के रास्ते से एयर जो है वो एक्सेल हो रही होती है, तो वो नेज़ल होती है, श्रिलिंग वॉइस हो जाती है, तो हम वो रास्ता बदलते हैं उसका। बेसिकली आवाज़ जो है ये वाइब्रेशन है, और जैसे एक बांसुरी के अंदर से आवाज़ आती है ना, इसी तरह से हमारे ट्रैकिया के अंदर से हवा बाहर निकलती है फेफड़ों से, और उसको हम मॉडिफाई करते हैं, क्राफ्ट करते हैं वर्ड्स के अंदर। जैसे लिप्स की मूवमेंट के बगैर हम बोल नहीं पाते ना, बहुत मुश्किल होता है। हमारी जो टंग है वो ट्विस्ट करती है, हमारे होंठ मूव करते हैं, तो वर्ड्स जो हैं वो क्राफ्टेड होके हमें सुनाई देते हैं। अब देखिए, जैसे हमें बात करनी होती है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किस तरह से, तो अगर मैं हल्की सी, अगर मैं पेट से आवाज़ निकालूँ अपनी, तो मैं हल्की सी बेस जो है ना वो अपनी कर सकती हूँ। अल्ताफ़ कैसे हैं आप, मुझे बताएं, आप ठीक हैं? लेकिन हाँ, लेकिन मैं नॉर्मल अगर बात कर रही होती हूँ तो मैं अपने टोन में आ जाती हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप बेस में जाना चाहते हैं तो एक ट्रिक है या टिप है, जैसे जैसे आप लाउड होते जाएंगे आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी पिच ज़्यादा होती जाएगी। लाउड यानी हाई नोट्स पे आप पिच को गेन नहीं कर सकते, उसको कैरी नहीं कर सकते। जितना आप लाउड होंगे उतना आपकी जो पिच है वो ज़्यादा होगी, आपकी वॉइस श्रिलिंग होगी, बारीक होगी। जितना आप लो नोट के अंदर आएंगे उतना आपकी आवाज़ के अंदर बेस ऐड होगा और उतना उसमें इमोशंस ऐड होंगे। लेकिन लो नोट के अंदर, डीप नोट्स के अंदर, जो गले के बिल्कुल नीचे से, सीने से और पेट से आवाज़ निकालते हैं, जो पेट से निकालते हैं उसको हम डार्क डीप कहते हैं, यानी बहुत वो खौफज़दा आवाज़ें और बहुत डराने वाली आवाज़ें होती हैं। तो उनमें ज़्यादा आवाज़ ज़रा आप मुझे निकाल कर बताएंगे, पेट से किस तरह से आवाज़ डराने वाली बाहर निकलते हैं? मेरी बात याद रखो बच्चे, हम लूपर्स हैं, हम एक लूप में चलते रहते हैं, हम हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, कभी घबराना मत और सच्चाई के रास्ते से और डराने वाली तो बहुत सूथिंग आवाज़ है जो आप बोल रहे हैं, ये बहुत सूथिंग है। लेकिन वो स्क्रिप्ट के लिहाज से होती है ना, वो स्क्रिप्ट चेंज होगा तो उसकी फील चेंज हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं आर्टिस्ट। इसी को हम चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में हू का आलम था, मुझे वहां से गुजरना था, मेरे साथ कोई साया सा चल रहा था, मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं डॉक्यूमेंट्री सुन रही हूँ नेशनल जियोग्राफिक पे है सच। लेकिन आपकी आवाज़ जो बहुत है वो सूदिंग है बहुत ज़्यादा, और उसमें बेस बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली आप एक आपने और भी सुना होगा, हाजिर कीजिए। एरिज़ोना के जंगलों में शाम ढल रही है, सूरज उत्तर की ओर धीरे धीरे गुरूब होता जा रहा है, ज़ेबरों का एक झुंड करीबी नदी से पानी पीने के लिए आ रहा है। ये तो मुझे लगता है हर 90s किड ने सुनी होगी, और हम इसको स्पेसिफिकली लगा कर स्पेशल देखते रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी कहता आता था, अब तो हम बहुत उस पर रिटेन हो गए मोबाइल फोन्स पे। एग्जैक्टली तो वो जो पीछे आवाज़ें चलती थी, तो मुझे मौका मिला उन इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर काम करने का, और मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला, तो वहाँ से बड़ा एक्सपोजर भी मिला, बड़ा सीखा भी। और वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करते हैं ज़्यादातर? मैं पहले रेडियो में काम करता रहा हूँ बाकायदा तौर पर, एज ए प्रोग्राम मैनेजर, एज ए स्टेशन मैनेजर। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ा और फिर मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया। कहते हैं जैसे जब जिसने कोई एक्टिंग करियर में जा रहा होता है, जैसा थिएटर किया हो ना, वो बड़ा पक्का खिलाड़ी होता है, वो किसी के सामने भी किसी भी एक्ट करने में ना हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसकी लाइव उसने परफॉर्म किया होता है ना। इस तरह से रेडियो में जो जिन्होंने काम किया होता है ना, उनकी बेस, मैंने थिएटर और रेडियो है। दोनों ही किए हुए हैं। मैंने लाइव स्टेज भी परफॉर्म किया है, इसके अलावा मैं कॉर्पोरेट होस्ट हूँ, तो मुझे तो इस बात का कोई है नहीं। दूसरा, मैं ट्रेनर हूँ कम्युनिकेशन में, तो मुझे ना तो ऑडियंस का फियर होता है, ना ही लाइव किसी जगह पे इस तरह को कोई फियर होता है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जिस तरह से जो भी फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर रहे हैं, एक इंतहाई मेजर इशू जो आ रहा है ना, इंटरनेट का आ रहा है। पहले ही सर्वाइवल जो है वो बहुत महदूद है, आपके पास काम नहीं होता, क्लाइंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें अवेलेबिलिटी है तो हमारे पास इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइड है। कोई मुश्किलात आ रही हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो एक ऐसा तबका हमारे यंगस्टर्स हैं जो हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंस नहीं आया, उनके लिए कोई फैक्ट्री नहीं बनाई गई, उनके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट कायम नहीं करने पड़े। वो इंडिविजुअली खुद से उन्होंने शॉर्ट कोर्सेज किए, वीडियो एडिटिंग का, SEO का, वेब डेवलपमेंट का, या फिर वॉइस ओवर्स का, हाँ, और उसके बाद उन्होंने कमाना शुरू कर दिया।
अब जो ऑनलाइन फील्ड है ये इतनी जालिम है कि वहाँ पे क्लाइंट आपका वेट नहीं करता। एक दफ़ा आप से क्लाइंट चला गया, आपके मिस कमिटमेंट होगी, दोबारा से वो एक तो बैड रिव्यू देगा और दूसरों को भी कहेगा, और वो आपकी प्रोफाइल का हिस्सा बन जाता है। Exactly, वो नीचे लिखा रहता है ऑब्वियसली, जैसे हम रेटिंग्स देते हैं उबर ड्राइवर या इन ड्राइवर को। एग्जैक्टली। और अभी रिसेंटली जब हमारे यहाँ नेट डाउन हुआ, डाउनग्रेड चला गया, तो उसमें फाइवर ने ऑफिशियली हर एक अकाउंट के नीचे लिख दिया कि इनको काम ना दें, इनके मुल्क के अंदर इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं चल रहा। लिटरली उन्होंने मेंशन कर यस, दिया। वो उन्होंने उस अकाउंट की जानिब से ये लिखा हुआ था कि आप मुझे काम ना दें, मैं काम नहीं कर सकता इन दिनों, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर इंटरनेट की फ्लक्चुएशन चल रही है। तो ये उनकी तरफ से हर एक अकाउंट के नीचे टैग लग गया था, तो बहुत सारे अकाउंट उड़ गए हैं। ये अलमिया है तकरीबन, अगर आप देखें ना, अगर जो रोजगार बैठकर कमा रहे हैं खुद साख्ता तौर पे, तो वो तो क्लाइंट्स पे रब्ता ही नहीं करेंगे, चाहे वो हफ्ता ना करे, चाहे वो 2 माह ना करे। सिंपल मैं कहता हूँ कि जितने पैसे फायरवॉल के ऊपर इंस्टॉल किए हैं, अगर हमारे मुल्क के अंदर जो आईटी इंजीनियर्स हैं या आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता, तो वो शायद इससे अच्छा कोई और बना लेते, फायरवॉल ही बना लेते। और हम डॉलर्स की बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स आएंगे तो खुशहाली आएगी और उससे मुल्क तरक्की करेगा। और जो लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एक्सपेंस काम कर रहे हैं अपने ओन के ऊपर, तो उनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है, उनको भी रोक दिया जाता है। इसकी ताहाल समझ नहीं आ सकी इस तरह से। अच्छा, मुझे बताएं, किसी भी चीज़ के लिए लहजा, मतलब जैसे हम बात कर रहे होते हैं, लहजा कितना ज़रूरी होता है आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए? आपको कैसे पता चलता है कि आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, या आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है अभी? हमेशा कहते हैं कि बातें भूल जाती हैं लेकिन लहजे याद रहते हैं। गुड तो बातें हमेशा भूल जाती हैं, आपके लहजे याद रखे जाते हैं। और वो कहते हैं कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना, वो अदाए दिल बरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। ये अल्लामा इक़बाल मोहतरम ने कहा था। और दिलों को फतह आप ज़बान से कर सकते हैं। दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है ना। वो कहते हैं फ़लाँ शख्स दिल से बड़ा अच्छा है लेकिन ज़बान का थोड़ा कड़वा है। आप ज़बान के हमेशा मीठे रहें तो दुनिया आपके सामने ज़ेर है। और पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर मुझसे ये सवाल किया गया कि बढ़ती हुई एंजाइटी और स्ट्रेस का क्या इलाज है, हम एक दूसरे से बहुत रूड हो रहे हैं। तो उसका एक जवाब है कि आप अपनी ज़बान से मोहब्बत का कोई लफ्ज़ निकालें। मेरी अम्मी भी एक पंजाबी में मिसाल देती हैं, यही ज़ुबान को सूली चढ़ा लो, यही ज़ुबान को तख्त पे बिठा लो। एग्जैक्टली। तो ये आजकल कम्युनिकेशन बिज़नेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़रूरी। आप यहाँ कलीग्स बैठे हैं, अगर आप मुस्कुरा दें, आप मुस्कुरा के किसी से बात कर लें तो उसकी एनर्जी, उसका मॉरल सारा दिन अप रहेगा। आप रूड होकर किसी से बात कर लें, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत डाउन चली जाएगी। आजकल दुनिया जो है वो EQ लेवल पे चली गई, इमोशनल क्वालिटी लेवल पे चली गई। उनको पता चल गया है कि इंसानों से मैक्सिमम आउटकम कैसे लिया जा सकता है, और हम अभी तक डंडा उठा के फिर रहे हैं लोगों के पीछे। नहीं, बिल्कुल, किस तरह से हम जिसके लिए जिस तरह से आसानी कर सकते हैं उस तरह से करनी चाहिए। हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए जहाँ पे भी हैं हम, तो ज़ुबान से वो अल्फाज निकालते हुए ना सोचना चाहिए। कहते भी हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि लफ्ज़ जो है ना वो बड़े, आपने जैसे कि कहा कि लहजे याद रहते हैं। मौलाना रूम ने बात करने के 3 उसूल बताए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बात करने से पहले उसे 3 दरवाज़ों से गुजारो। बात करने से पहले सोचो कि क्या मेरा यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, गुजारा नहीं हो सकता। अगर ये दरवाज़ा पार कर जाए, उसके बाद देखो कि क्या जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये सच है। अगर वो दरवाज़ा भी पार कर जाती है आपकी बात, तो तीसरा दरवाज़ा ये होता है कि आप ये देखें कि ये जो सच में बोलने लगा हूँ, इसके नतीजे में कोई फसाद या शर तो नहीं फैलेगा, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। अगर वो दरवाज़ा भी पार कर जाती है तो फिर आप बोलें। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद रहता है तो आप खामोश रहें। बहुत अच्छी बात है ये। तो हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो भी यंग जनरेशन है उनको, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई इदारे इस तरह से बनने चाहिए जो भी हमारा टैलेंट है, ताकि वो रो में जो है वो पॉलिश हो सके, किस तरह से? देखिए, बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वॉइस ओवर उसको लीड करता है, वॉइस ओवर इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री उसको लीड करती है। इसमें आपके एंकर्स भी आते हैं, न्यूज़ कास्टर्स भी आते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्री भी आती है, IVRs भी आते हैं, अ लॉट ऑफ कैटेगरीज आर वो है।
तो उनको एड्रेस करने के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर कोई भी एक इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई भी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर नहीं है कोई उनको फैसिलिटेशन दी गई। और दूसरी बात ये है कि अभी अपने ऑन पे इदारे ही जो है जितना सिखा रहे हैं ये इंडिविजुअल, चाहे वो चैनल्स हैं चाहे कोई भी है। हाँ बिल्कुल, या तो प्रोडक्शन हाउसेस सिखा रहे हैं, चैनल्स सिखा रहे हैं, रेडियो और टेलीविज़न, या फिर लोग खुद या तो बाहर से सीखते हैं दूसरे मुल्कों से या फिर इंडिविजुअल से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और एक और मैसेज है कि जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लोग मेल और फीमेल जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ें अच्छी हैं और उनको इस फील्ड में आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मोर देन वेलकम, आप ज़रूर आएँ और एक टेस्ट ज़रूर दें, एक ऑडिशन ज़रूर दें। अगर आप लीड कर सकते हैं तो यकीनन एक दिन आपकी आवाज़ भी पूरी दुनिया अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आया, हमारे पास लास्ट मिनट है, आप आवाज़ को रैंक करते हैं कि इसकी आवाज़ की बेस इतनी है समथिंग? बेस नहीं, आवाज़ की क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वर्सटाइल होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो एक ख़ास रैंक इसका मैयर कैसे करते हैं, इसका पैमाना क्या है इसको मैयर करने का? पैमाना उसकी आवाज़ की क्वालिटी होती है, क्लैरिटी। जैसे मैं और आप बोल रहे हैं तो अब भी आपने मुझे बोलते हुए सुना, मेरे गले में या आवाज़ों में कोई खराश नहीं आपको सुन रहे, खरखराहट नहीं होती, क्लैरिटी होती है, वर्ड्स क्राफ्टेड होते हैं शुरू से लेकर एंड तक, बिल्कुल आपको ऐसे पहला हर्फ और आखिरी हर्फ लैंडेड करता हुआ नज़र आएगा, उसके अंदर एक फेड नज़र आएगा प्रॉपर। तो ये वॉइस क्वालिटी है? यस, वॉइस क्वालिटी होती है। इसमें 3 चीज़ें मेजर होती हैं। एक तो आपकी लिंग्विस्टिक, यानी जो आप ज़बान बोल रहे हैं उसमें आपको मुकम्मल ग्रिप और अबूर हासिल हो। सेकंड होता है कि आप टेक्निकली ट्रेंड हों, आपको पता हो कि वोकल के जोन कौन से हैं और किस जोन में आपने परफॉर्म करना है, जो आपको स्क्रिप्ट दिया गया है या प्रोग्राम है वो आपने किस जोन में, मिड में, हाई में या लो में परफॉर्म करना है। एंड थर्ड होता है कि आपको इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से नो हाउ हो, माइक का आपको पता हो, वायरलेस माइक का, कंडेंसर माइक का, पोलर माइक का, डायरेक्शनल माइक का, इन माइक्स के बारे में आपको पता हो, और मिक्सर के बारे में, ऑडियो इंटरफेस के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मुकम्मल आगाही हो। ये 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं और यहाँ से हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं किसकी आवाज़ रेडियोनिक है, रेडियोफोनिक है या नहीं है, बस पता चल जाता है, उससे पता चल जाता है आपको। ये बहुत अच्छी बात है। पूछने का मतलब ये था कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं ताकि उनको आइडिया हो कि किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए 3 रूल्स को वो अपनी आवाज़ को बेहतर कर सकते हैं या अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। मुल्क में मौजूद सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे जहांगीर हुसैन बारा, एक्स चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहनुमा PTI, और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद होंगे वहीद गुल साहब, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो मेजर इशू है आज का बिजली के बिलों की तरफ से, तो मैं पहले इनको सलाम करके फिर वहीद गुल साहब की तरफ जाती हूँ क्योंकि वो हुकूमत में है तो ये सवाल उनसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और हम वहीद गुल साहब की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गया, उनसे बाद में रब्ता करते हैं हम। अब हम जाते हैं जहांगीर हुसैन साहब की तरफ। सर, मुझे बताएं कि आप देख रहे हैं जिस तरह से रिलीफ देने की बात कर रहे हैं ये लोग कि रिलीफ दिया जाएगा, दे दिया है, यूनिट भी सस्ता कर दिया गया है, लेकिन जो मेन तबका है या जिनका यूनिट 200 से ऊपर या 200 के दरमियान रहता है, 250 के दरमियान, जब उनको रिलीफ नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये एक कंफ्यूज हुकूमत है जिसमें आप ये देख लें कि जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा बैठी हों, साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि साथ अगर शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होते तो थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाती, थोड़ा रिलीफ मिल जाता हमें और अब पता चलता कि जी इनका असल प्लान क्या है। मियाँ साहब सोते रहते हैं तकरीबन, वो आजकल उनको मेरा ख्याल है 24 घंटे सुलाया जाता है और उसके बाद जब वो उठते हैं, उठ के देखते हैं कि जी वो ज़ाहिर एक बादशाहत रही है, तो उसमें वो देखते हैं कि जी वो अचानक से उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना आवाम के लिए कोई ना कोई बात ऐसी कर दी जाए। रही है तो अभी भी बादशाहत उनकी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बादशाहत रही है ना, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ तो इस वक्त बैकफुट पे जाके पीछे बैठे हुए हैं ना, अब वो बेसिकली फ्रंट लाइन पे तो नहीं है। अब उसमें हकीकत जो देखी जाए, देखिए मेरा जो मैं एज ए पाकिस्तानी या मेरी तरह जो बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो उनका ख्याल था कि एक रूलिंग पार्टी का सरबराह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो आज लग रहा है कि इस मुल्क और कौम की तकदीर बदलेगी
और जो IPP के साथ मुआहदे किए गए थे, आज हो सकता है कि मियाँ साहब ये ऐलान कर दें कि जी वो मुआहदे हम ख़त्म कर रहे हैं और आइंदा से ये जो उसकी पैदावारी लागत है उसके मुताबिक लोगों से बिल वसूल किए जाते हैं कि ये एक बड़ी खुशकुन बात होती और मैं इसको हम भी अप्रिशिएट करते। लेकिन ये क्या आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी ये कर रहे हैं, कैटेगरी बना रहे हैं कि जी आपको 200 यूनिट से ऊपर जो है उस और 500 यूनिट तक जो है कंज्यूमर उसको 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर में देंगे और उसके बाद फिर वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। बेशक यानी ये किस तरह का मजाक हो रहा है इस मुल्क के अवाम के साथ और इस मुल्क की लोगों को वो किस तरह तमाशा बनाया जा रहा है। असल में लोग परेशान हैं, लोग घर के सामान बेचकर बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं। हर बंदा जो है वो सोचने पे मजबूर है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, इंडस्ट्री को आपने क्या रिलीफ दिया, ज़िम्मेदारों को आपने क्या रिलीफ दिया, उसमें कोई जिक्र नहीं है। देखिए ये एक कभी ना कभी आके छोटी मोटी वो शुरली छोड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आवाम को इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए और अपना बंदोबस्त करके रखना चाहिए। इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। मतलब कि जो भी रिलीफ का ऐलान किया गया इससे अच्छे की कोई उम्मीद ना रखी जाए, ये सिर्फ वैसे ही कहा गया है स्टेटमेंट देने के लिए, जैसे कि आपने कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या कहा था कि 200-300 यूनिट वाला जब बिजली का बिल जमा करवाने जाएगा तो वो उसको क्या है कि उसका बिल जमा हो चुका है। अब जो पीछे वाले हैं वो उनको तो पता चल गया है ना, अब जो 500 वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा। ये सूरत हाल बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है कौम के साथ। मुझे बताएं क्या अभी क्या हो सूरत हाल आगे बन सकती है इनके लिए, क्योंकि जिस तरह से हम जा रहे हैं, महंगाई को देख लें, बिजली के बिल्स को देख लें, ऊपर से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से करने की कोशिश तो कर रही हैं अपना जितना 110% है, लेकिन ये किस तरफ जाएंगी चीज़ें? देखिए ये करने की कुछ नहीं कोशिश कर रहा है, ये अपनी सिर्फ सर्वाइव की जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जंग किस तरह से? मैं इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करें कि बेसिकली क्या हो रहा है कि फार्म 47 के ज़रिए आके ये खुद चोर हैं। इनको पता है कि देखें, मैं हर इंसान जैसा भी जिस तरह का भी हो, जब वो किसी चोरी के ज़रिए से किसी भी जाके जगह पे बैठ जाता है, किसी भी पोजीशन में चला जाता है, तो उसको हर वक्त खौफ और डर लगा रहता है कि जी किसी वक्त भी मेरे साथ जो है ना वो असलियत सामने आने के बाद मैं पकड़ा जा सकता हूँ। ठीक है, तो हम आपकी तरफ आते हैं। वहीद गुल साहब लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वहीद गुल साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक। जी सर, आपकी गवर्नमेंट ने रिलीफ देने का ऐलान किया है, तो हमने इस बारे में बात की है। जहांगीर हुसैन बारा साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि सिर्फ आवाम को एक लॉलीपॉप दिया गया है, असल में हकीकत कुछ नहीं है, इसको सीरियस ना लिया जाए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैं ऐसी बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये जो इनका कलमा है, ये जो चोर चोर का रटा हुआ है, अब तो ये खुद सर्टिफाइड चोर है। सजाएं अदालतों से हुई हैं। ये कहते थे जी अदालतों से अगर सजा हो जाए तो बंदा चोर साबित हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इनके पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। इनके पास कोकी साहबा थी, वो भी राह फरार इख्तियार कर गई है। बुजदार साहब थे, वो भी राह फरार इख्तियार कर गया है। तो इनकी तो जो अहलियत थी वो तो पाकिस्तान ने देखी। इस बहस में पढ़ने की बजाय ये जो एक रिलीफ का भी मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी 14 रुपए का जो रिलीफ है वो लॉलीपॉप दिया गया है, तो भाई आप दे देते अपनी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप नहीं कर सके और आज अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा फायदा लोगों को होगा। और बाकी हुकूमत ने भी जो इनिशिएटिव लिया है इस मामले में, और आप आते हुए सारी चीजों को इंशाल्लाह देखेंगे। आपने देखा कि तारीख का 18 अरब डॉलर का जो हम डिफॉल्ट पे जा रहे थे हम लोग, उसको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट की कोशिश और काविशों से वो खत्म हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए हर रोज जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। मुश्किलात जरूर है, और ये एक मुश्किल तरीन मुल्क है कि जहां पर जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही हो, तो वहां पर जो है वो काम करना या कारोबार करना इतना आसान काम नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद जो है, लेकिन वहीद गुल साहब आप मुझे बताएं कि ये रिलीफ का ऐलान जो है, एक सेकंड वहीद गुल साहब मुझे बताएं कि रिलीफ का ऐलान जो है गवर्नमेंट ने 500 यूनिट वाले हजरात के लिए नहीं किया था? जी बिल्कुल 500 यूनिट वाले अफराद के लिए किया है। नहीं, ये तो 200 यूनिट वाले अफराद के लिए किया गया है 200 ना, वालों को 200 से कम। 200 वालों को निकाल दिया। ये दो तरह के, ये देखिए एक चीज 500 पे जा रही है तो इसका मतलब जिसका 200 होगा उसको रिलीफ नहीं है। ये हमें कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, इनका अपना कैलकुलेटर खराब है। बीबी 200 तो पहली प्रोटेक्टेड सार्फिन है और उसके लिए वफाकी हुकूमत ने जो है वो ऑलरेडी अनाउंस जो है वो कर दिया 4 माह रिलीफ का। अब होगा ये कि ये जो बिल जमा करवाने वाली बात थी वो उसका क्या? सर एक स्टेटमेंट और भी दी गई है, मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट को रिपीट किया गया है कि जो भी जब सारिफीन 200 से 300 यूनिट वाले जब बिल जमा करवाने के लिए जाएंगे तो उनको पता लगेगा उनका बिल जमा हो चुका है। बिल तो इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा तो यकीनी तौर के ऊपर ये बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो अवाम जो है वो फील करेगी इंशाल्लाह ताला। जी सर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें वहीद साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये टाइम जो है ना इन बातों का मेरा ख्याल नहीं है। ये टाइम है पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करने का, ये टाइम है अवाम की खिदमत करने का, और जिसका एक लम्हा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाया नहीं करना चाहते। और आप देख रहे हैं कि वो हर रोज तकरीबन कैबिनेट के फैसले जो हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। और ये जो हमारे बिजली घर है, जो महंगे बिजली घर हैं, अब इनको बंद करने की तरफ जो है अगला इकदाम जो है वो उठाते हुए हुकूमत जो है वो नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह बिजली के देखिए यही वो मुल्क था कि जहां पर जो है वो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। तो यही वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत थी कि जिसने दिन रात मेहनत करके इस 10 घंटे तो मेरे एरिया में भी हो रही है सर, में लेकर आई। 10 घंटे की लोड शेडिंग मेरे एरिया में भी हो रही है। अब उन एरिया के अंदर आज भी बिल्कुल आप सही कह रही है कि हो रही है कि जहां पर बिजली की चोरी ज्यादा है वहां एक पॉलिसी के तहत जो है वो ज्यादा लोड शेडिंग, लेकिन ये किसी सूरत में भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लाहौर जैसे शहर में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो। नहीं, मेरे एरिया में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और मैं आपको बता रही हूँ ये लिटरली हो रही है। अच्छा, आपका कहना है कि आप बिजली इतनी सस्ती कर देंगे, जो भाई एक दूसरे को बिल की वजह से कत्ल कर रहे हैं या जो लोग जाकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं वो नहीं हो सकेंगी, इतना जो मेजर रिलीफ है वो दिया जाएगा। तो इस आपसे बाद में बात करती हूँ। अब मैं आती हूँ जहांगीर हुसैन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं, आपने ये सुनी स्टेटमेंट्स इनकी सारी जो सब कह रहे हैं, तो इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है वहीद गुल साहब भी ना मुझे थोड़े से कंफ्यूज लगे हैं। बेसिकली क्या है कि वो कह रहे हैं कि जी सज़ाएँ कौन सी सज़ाएँ, जो सज़ाएँ हुई हैं वो अदालतों ने उनसे उन्हें फ़ारग भी किया, वो सज़ाएँ माफ़ हो चुकी हैं खान साहब को। रही बात जो बात लेके चले थे कि कौन चोर है, किसने इस मुल्क को लूटा, यहाँ से किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कौन यहाँ से पैसा लेके बाहर गया और जाके वहाँ उन्होंने यूरोप और अमेरिका के अंदर फ्लैट्स ख़रीदे और वहाँ पे ये चीज़ आज तो साबित हो चुकी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उसी तरह वहाँ पे ये सारा कुछ हर चीज़ वाज़े होकर सामने आ चुकी है। देखें मसला क्या है, उनका कहना है कि आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, क्रिटिसाइज ना करें, जो रिलीफ दिया जा रहा है उसको अप्रिशिएट करें। मैं कह रहा हूँ अगर रिलीफ आपने देना है तो फॉर एवर रिलीफ दें। ये क्या मजाक हो रहा है कि 2 महीने का आपको रिलीफ दे रहे हैं, और वो भी किस तरह दे रहे हैं कि कैटेगरी बना के कि 201 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट तक जो कंज्यूमर होगा उसको जी 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में रिलीफ देंगे और उसके बाद फिर दोबारा उसे पकड़ लेंगे, वही फिर लागू कर दिए जाएंगे। ये देखिए ये कौन सा रिलीफ है। उसके बाद फिर वो उन्हें मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए, उसके बाद फिर उन्हें बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए रिलीफ किसको कहते हैं? रिलीफ तो वो होता है कि जो आप किसी को फॉर एवर दें। अब अगर ये रिलीफ देने पे आई हैं तो कम से कम ये फिर अच्छा, फिर एक और बात कि डिवीज़न इस तरह की कायम करके पहले शुरू से ही जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो मैं समझता हूँ कि सूबाइयत की एक नफ़रत की फ़ज़ा जो है ना हमेशा सामने आई है।
अब देखिए अगर ओवरऑल आपने देना तो फिर पूरे मुल्क के अंदर ऐलान करते कि इसमें सिंध, बलोचिस्तान, KP के वहाँ के लोगों को भी उन्हें रिलीफ नहीं चाहिए। उन्होंने कमेंट किया कोई कि गोगी या फिर बुज़दार जो हैं वो आपके थे वो चले गए हैं, उस कमेंट का क्या ताल्लुक है इस चीज़ से? अब मैं असल में ना ये फिर वही बात आ जाती है कि ये बिल्कुल इन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। 40 साल इन्होंने हुकूमत की, आज ये समझते हैं कि जी आज हम इस अवाम की तकदीर बदलने के लिए और इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पिछले 16 महीने इन्होंने हुकूमत ली, उसके दौरान जिस तरह डॉलर का रेट, पेट्रोल का और बिजली के रेट बढ़े, उसको बजाय इसके कि इस गवर्नमेंट में आके, वो भी हालांकि चोरी की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जी ये जिस तरह फार्म 47 के ज़रिए से जीत के बैठे हुए हैं, तो ये तो बेसिकली खुद चोर हैं। ये किस तरह लोगों को रिलीफ दे सकते हैं? और जितनी भी जो बात हो रही है कि जिस तरह वहीद गुल साहब कह रहे थे कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो काबीना के फैसले अवाम के हक के बारे में बहुत सारे फैसले कर रहे हैं। मुझे एक फ़ैसला बता दें कि जो अवाम के हकूक़ के लिए कि जी स्पेशली ये हमने ये फ़ैसला किया है। फ़ैसले कौन से हो रहे हैं कि जी हमने अपने इस इक़्तिदार को तूल किस तरह देना है, किस तरह हमने अपनी इस गवर्नमेंट को बचाना है। क्यों कि बेसिकली तो ये आए ही नजायज़ तरीके से है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करती है तो उसको काउंटर करने के लिए असम्बली में फिर ये करारदाद लाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि अगर ये अमल हो गया, और ना ये अदालतों का एहतराम करते हैं, ना इनके आवाम का एहतराम करते हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि 2017 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था और जो वो वादा और जो नारा लेकर वो निकले थे कि वोट को इज़्ज़त दो, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या वोट को इज़्ज़त मिल गई है? 8 फरवरी के इलेक्शन में किसको इज़्ज़त मिली है? चोर को इज़्ज़त मिली है, बूट को इज़्ज़त मिली है, वोट को इज़्ज़त नहीं मिल सकी। अब आज दिन ब दिन जिस तरफ भी आप देखते हैं कि वोटर तो रुल गया है। आज मुस्लिम लीग नून का अपना वोटर जो है वो इस हुकूमत को लान तान कर रहा है और इन्हें गाली गलोच से नवाज रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है कि वो किस तरह आके वो ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम ये इस तरह करेंगे। अगर करना है तो फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान हैसियत नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो तो बेसिकली वो तो एक हारे हुए, अपने हल्के से हारे हुए एक MNA है। तो वो फार्म 47 के ज़रिए वो बैठ के वो ये कहें कि जी मैं आवाम को ये रिलीफ दे रहा हूँ। अगर आपने वाकई रिलीफ देना है तो मैं वहीद गुल साहब को कहूँगा कि जाके अपनी पार्टी से कहें कि आप ये जो मुआहदे आपने IPP के साथ मुआहदे किए थे इनको रिव्यू करें और आवाम को जो हकीकी तौर पे देखें 9 से 10 रुपए पैदावारी यूनिट की जो लागत आती है और आप उसके ऊपर कोई मुनासिब मुनाफा लेकर आवाम को दें, बिजली सस्ती बिजली दें और पूरी दुनिया के अंदर। और पिछले आप देखें कि जितने भी ये पावर हाउस हैं जहाँ से आते हैं, क्या मुझे बताएं कोई इमरान खान का ज़ाती कोई है ऐसा कि जहाँ से वो बिजली खरीद के आवाम इस्तेमाल कर रही हो? ये सारे के सारे इनके पावर हाउस। वहीद गुलजार सुन रहे हैं आपकी स्टेटमेंट। कौन है? नदीम बाबर जो मिनिस्टर बनाए थे पेट्रोलियम के, उनका पावर हाउस है। एक ही बात है। नहीं तो आप अपने टोटल देख लें कि कितने पावर हाउस है आप लोगों के पास। अब आपने बात खुद ही की है तो मैंने जवाब भी आपको दिया है। तो आप कहते थे, इमरान खान साहब कहते थे कि जी इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसी बंदे को पेट्रोलियम का लगा दिया जिसके अपना पेट्रोलियम का काम था, अपने पावर हाउसेज से। दाऊद को जो है वो लगा दिया जिसने खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ये बातें आप छोड़ दें और फराह गोगी की को रिलीफ दे दिया जो कि सारी करता धरता थी, जिसकी टेपें जो है वो, और वो मलिक रियाज साहब को रिलीफ दे दिया जिसका 450 अरब बरतानी हुकूमत ने पाकिस्तान को भिजवाया कि ये चोरी का पैसा है, ये आप अपने खजाने में रखें। तो क्या क्या बातें आप कर रहे हैं कि किस बात पे बात कर रहे हैं आप तो ये चोरी का और इन करप्शन का ये नाम ही ना लिया करें। ये अब आपको जेब नहीं देती बातें, सियासत की बात करें आप। नहीं तो वो 450 अरब कहाँ गया है? सर PTI वाले कहते हैं कि आप साबित करें, सिर्फ लफ्जी बातें नहीं करें। वो कहते हैं आप साबित करें इस बात को, लफ्जी बातों पे क्यों जाते हैं?
हमने तो लफ्जी बातें नहीं कही, हमने तो जो केसेस है वो डाल, तो हमने तो किसी के ऊपर हीरबन की बोरियां नहीं डाली। राणा सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो हीरबन की बोली, भाई ये तो मुखालफिन को बर्दाश्त लेकिन अभी तक तो किसी केस में सजा नहीं हो सकी। केपी के अंदर देखिए क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो अपने की इख्तलाफी बात को बर्दाश्त नहीं करते, इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है। लेकिन सर अभी तक तो बानी पीटीआई को कोई इस तरह से सजा तो नहीं हुई है डिक्लेयर, वो जो भी सजा होती है वो मुअत्तल या फिर मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कुछ भी ना हो, हम तो ये चाहते ही नहीं है ये इस मुल्क के अंदर ये खेल खेला जाए, मगर जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी, जिस प्रोग्राम के तहत इमरान खान साहब को लाया गया था, और उसके बाद फिर जो कुछ खान साहब ने किया, चाहिए तो ये था कि वो इक़्तिदार में, अभी ये बात कर रहे हैं रिलीफ की, मुझे ये बता देना कि अपना बिजली के बिलों में खान साहब की हुकूमत ने क्या रिलीफ हुकूमत अवाम को दिया था, बताएं क्या रिलीफ दिया था? कोई जवाब देंगे? मैं पूछ रही हूँ उनसे, आप हमें 1 मिनट दें। अच्छा देखें जी, उस वक्त 17 से 18 रुपए का यूनिट था, आज आप पूछ लें इनसे वो कितने का यूनिट मिल रहा है। बताइए, अब ये कहना शुरू हो गया नहीं बताएं ना, वो कितने का यूनिट है? पेट्रोल 150 रुपए का लीटर था पेट्रोल। फराक होगी को पूरा जो है वो हाथ रखने के अलावा क्या रिलीफ दिया था? बुजदार जैसे बंदे को देखिए, आप भी एक पॉलिटिकल वहीद साहब, हम जवाब अगर आप कहें, कुछ होता है हमारी हुकूमतों में कि आप एक नालायक आदमी को लाकर जो इतने बड़े सूबे का जो है वो सरबराह बना दे और फिर सूबे को जो है वो वफाक से कंट्रोल करें, तो मैं समझता हूँ जो सियासी गलतियां जो है वो हुई है वो उनको तस्लीम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से ये हमें मुल्क की सलामती के लिए काम करना चाहिए। आप वहीद गुल साहब अगर हमें 1 मिनट देना तो हम जहांगीर साहब से जवाब ले लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो बार बार कह रहे हैं रिलीफ दिया गया, गोगी को बस रिलीफ दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ ना कि इन्हें ये एक फोबिया हो चुका है, ये सारा टोटल। देखिए फेक बातें करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है कि अगर आपने रिलीफ दिया है तो ये फिर फॉर एवर देना। ये क्या तरीका है कि 2 माह का आप रिलीफ दे रहे हैं और 2 माह के बाद फिर आपको यही बिजली जो है ना ये 14 रुपये और फिर बढ़ा दी जाएगी और वो उनसे उनकी कसर निकाल दी जाएगी। देखिए ये इस तरह नहीं होता। किसी भी इस्लामी फलाही रियासत के अंदर आवाम की फलाह के लिए जो भी मनसूबा लाया जाता है वो परमानेंट होता है। अब ये आर्जी तौर पर इस तरह की वो चेपियाँ लगा के इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ कि आप देखें कि इससे पहले आपकी इंडस्ट्री जो है, चलो बुजदार नाहल होगा, नलायक होगा, उसके दौर के अंदर आप देख लें कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी। आपको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को, आम पिसे हुए तबके को रिलीफ मिल रहा था। आप ये देखें कि लोगों को लंगर खानों से खाना मिल रहा था, लोगों को रिहाइश के लिए जो है शेल्टर हाउस मिले हुए थे। चलो कम से कम कुछ ना कुछ तो हो रहा था। आज क्या हो रहा है? आज कुछ भी नहीं हो रहा। आज सिर्फ़ और सिर्फ मजाक हो रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जब निकलती हैं तो कहती हैं कि जी वो मशवरा मांगती हैं कि जी क्या करना चाहिए। कहते हैं उधर पानी है, इस तरफ आ जाएं ज़रा, इधर यहाँ पे आ, टिकटॉक अच्छी बनेगी। यानी ये टिकटॉक गवर्नमेंट पे इस वक्त जो लेके चल रही हैं, ये आवाम के साथ मजाक कर रही हैं। लोगों को रिलीफ के नाम पर मैं फिर यही बात करूँगा कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लोगों को जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आप सुन रहे हैं स्टेटमेंट ये कि आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं है, आप बताइए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हर पाकिस्तानी इस वक्त, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी बात करके देख लें, तो सबसे पहला वो क्वेश्चन करेगा जी मैं तो बस ना यहाँ से अपना वाइंड अप करके मैं इस मुल्क से निकलना चाह रहा हूँ। 25 लाख लोग इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। आपके जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, IT स्पेशलिस्ट थे, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो स्पेशलाइज थे लोग, वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। वजह क्या है कि जब आप उनको यहाँ पे किसी ना किसी तरह काम करने का मौका ही नहीं देंगे, आपने टोटली इस मुल्क को। इस बात का, आपके सवाल से मैं ये जवाब करना चाहूँगी आपकी बात से कि अगर PTI की गवर्नमेंट हो तो ये जो मुल्क लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ये जो बिजली की सूरत हाल है, ये सब कवर अप हो सकती है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला होंगी। किस तरह होंगी कि जब आप अवामी फ़ैसले के मुताबिक किसी हुकूमत को मौका देंगे और अवाम की जो ताकत होती है, अवाम फिर जब कोई किसी को वोट देता है तो फिर वो अपनी उस वोट की लाज रखने के लिए
अपनी ज़ाती स्ट्रगल और कोशिश भी उस हुकूमत के साथ रखता है। अब देखें, इस मुल्क के अंदर जब लोगों ने देखा कि हमने वोट तो डाला था किसी और उम्मीदवार को और जीत कोई और गया, यानी 8 फरवरी को हम जिता रहे हैं एक को और 9 फरवरी को भी जीत कर सामने आ गया। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है कौन सी नहीं पार्टी आ रही है, उनको बस ये है कि हमें रिलीफ किस तरह से मिलना चाहिए, हमारे मसाइल जो है वो किस तरह से हल हो सकेंगे। सियासी हलचल जो है हमारे स्टूडियो में भी जारी रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं और जहांगीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर इत्तलात तारर साहब ने कहा है कि जो पीटीआई है वो भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा जो है ना वो चला रही है और भारतीय सहाफ़ी के साथ उनके लिंक्स हैं, इस तरह से कुछ आपने स्टोरी पढ़ी होगी। यानी आप ये देख लें कि इनकी कन्फ्यूजन की हालत ये है कि इनके पास अपना तो कोई प्रोग्राम है नहीं को जो आवाम को बता सकें। इनको फोबिया हो गया पीटीआई का, और दूसरी बात यह है कि खुद फोबिया हो गया। दूसरी बात यह है कि ये खुद जंदाल के साथ मिलके स्टील मिल्स लगाएं, उनके साथ मिलके कारोबार करें। आप ये देखें कि मोदी को आप अपने घर पे बुला रहे हैं और बग़ैर आप उस वक़्त पता चलता है पूरे मुल्क की एजेंसियों को कि जी मोदी जब अचानक से जाती उम्रा पहुंच जाता है। देखिए, लिंक्स और राब्ते ये इस तरह ये जोड़ना और इससे किसी को मलाइन करना, ये मैं नहीं समझता कि इन मसाइल का हल है। बेसिकली आवाम का जो इस वक्त मसला है वो ये चीज़ें नहीं हैं। आवाम को रिलीफ चाहिए और आवाम परेशान है, कारोबार रोज़गार जो है वो बंद हो चुका है, लोग महंगाई की वजह से। कहना है कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो फौज मुखालिफ जो है प्रोपेगेंडा जो है वो करती रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि फ़ौज भी हमारी है और ये पीटीआई और जनरल फैज़ के ना गठजोड़ की बात करते हैं और कुछ लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं प्रॉपर नहीं कहूँगी लेकिन कहा जाता है फैज़ जो है वो मुर्शद से मिलता है और मुर्शद जो है वो फैज़ है। मैं कहता हूँ कि जब ये फैज़ से फैज़ याब होने के लिए और जब ये साबका आर्मी चीफ से फैज़ याब हो चुके हैं उसके बाद ये सारी बातें कर रहे हैं, इनके मुंह से तो ये फ़ौज के साथ या फ़ौज से फैज़ याब होने की बातें वैसे ही नहीं सूट करती, क्योंकि ये ख़ुद फ़ौज से फैज़ याफ्ता हैं और इनकी सियासत की बुनियाद ही फ़ौज के ज़रिए से और जनरल ज़िया-उल हक़ से स्टार्ट हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अब ये बिल्कुल बुझता हुआ चिराग हैं। ये इंशाअल्लाह ताला इनका इक़्तिदार का ये आखिरी दौर है। ये जिस तरह भी जितना भी हो सकता है कि इसको तूल दे सकते हैं और जैसे भी डर्टी किस्म के और घटिया किस्म के हरबे इस्तेमाल करके अपने इस 47 के ज़रिए आने वाली ये जो गवर्नमेंट है ये उनको जितना तूल दे सकते हैं वो दे लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि आवाम पे तारर साहब का ये भी कहना है कि आप समझ आता है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो क्यों हुए। मैं कहता हूँ फिर इन्हें चाहिए ना कि फौरी तौर पर जब खान साहब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें तो फिर इन्हें चाहिए ना कि वो फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाएं और लाएं वो निकाल के वो जो भी फुटेजेस हैं जितनी भी, यानी एक इतना एहसास इदारा और एहसास इदारे का जो है हाउस कोर कमांडर हाउस है या मुख्तलिफ जितने भी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की कैमरे भी मौजूद हैं, वहाँ से वो सारा रिकॉर्ड बाहर निकालें। खान साहब ने तो ओपनली ये कह दिया है कि अगर उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं तो वो सज़ा से ये नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को बुनियाद बनाकर एक पार्टी को पिछले 2 सालों से जिस तरह उसके साथ खेल खेला जा रहा है, जिस तरह इलेक्शनों के अंदर अवामी राय को सबोताज किया गया, अवाम ने जो फ़ैसला किया वोट के ज़रिए से 8 फरवरी को उसको बुलडोज़ किया गया, जिस तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आज भी खान साहब जो है वो बिल्कुल नाकर्दा गुनाहों की वजह से जेल में बैठे हुए हैं। अदालतों से जो सज़ाएँ हुई थी उन्हें हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी ये वज़िद हैं कि इस बंदे को बाहर नहीं आने देना। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना दबाएंगे ये उतना ही बढ़ेगा। ये वो चिराग हैं जो इंशाअल्लाह ताला जलेंगे तो रोशनी होगी, वरना इनसे उम्मीद हमें कोई नहीं है। और आवाम भी समझ चुकी है कि ये एक मरात याफ्ता
इशराफिया और ऐसा तबका कि जिसने पिछले 40 सालों से इस मुल्क के अंदर हर मौके के ऊपर जब भी इन्हें इक़्तिदार मिला इन्होंने इस मुल्क को लूटा। इन्होंने ही पकड़ के जरदारी को लाड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटना था। आज उसको जरदारी शहबाज शरीफ भाई भाई और आपस में मिलके वो सारा वो लूट मार का खेल खेल रहे हैं। यही वो जरदारी था जिसके ऊपर वो केस बना था अयान अली का कि जिसमें वो ले के जनाब मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। इसहाक डार की आप देख लें कि वो स्टेटमेंट्स के जिसके ज़रिए उसने ख़ुद कहा था कि जी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और अब आवाम जो है वो ये इनके ज़हन में एक बात थी कि जी हमने एक पार्टी को एक कॉर्नर पे लगा दिया है प्रेशराइज़ करके ताकत के ज़ोर पर, लेकिन आवाम जो है ना उसने अपना फैसला जो 8 फरवरी को दिया था उस फैसले के मुताबिक अगर इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनती तो आज ये हालात नहीं होने थे, ना ही यहाँ से हिजरत होनी थी लोगों की और ना ही लोगों ने ये रिलीफ मांगते हुए ये बिजली के बिलों की वजह से परेशान। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आवाम को इस बात से अब कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस इतना है कि मुल्क के मफाद के लिए कौन बैठ सकता है। जितने भी पार्टी हैं उनको ज़ाती इख्तलाफात जो हैं वो साइड पर रख के मुल्क की सालमियत और बका के लिए वो मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे अपने लास्ट सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। सियासी सरगर्मियां हों या फिर मौशी तलखियां, ये सब तो साथ साथ ही चलती रहेंगी। मूड को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद है एक बैंड, उम्मीद बैंड। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। आपका? आपका? शायान यूसुफ। उम्मीद बैंड की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये नेम कहाँ से आया? मैम बेसिकली हम ना बैंड्स को परफॉर्म करते देखते थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कॉन्सर्ट्स करते देखते थे, तो हम ऑडियंस में जाते थे ना तो हमारा भी दिल करता था कि काश हमारे वोकल्स अच्छे थे। शायान भाई के वोकल्स बड़े अच्छे हैं, ये गिटार अभी भाई हम बड़ा सुनेंगे। अच्छा, हाँ गिटार बड़ा अच्छा भाई प्ले करते थे। आप तो क्या करते हैं? मैं वोकलिस्ट हूँ। अच्छा, आप वोकलिस्ट हैं। हाँ। आप लोगों की क्या एज है अभी फ़िलहाल? मेरी 20 है राउंड। आपकी? 17। आपकी? 20। मतलब अभी छोटी सी। कब से स्टार्ट किया हुआ है इसको, कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए हैं। अभी प्रैक्टिसिंग चल रही है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं अभी आप। तो शौक इस तरह से युवा ऑडियंस वगैरह में जाने से? एक्चुअली मैं पहले सोलो परफॉर्म कर रहा था इवेंट्स में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता टीम मिली है। बैंड आपका बाद में आहिस्ता बना है। तो ये नाम भी बेसिकली उसी से पड़ा हुआ है कि इट्स काइंड ऑफ अ होप फॉर समथिंग कि कुछ बनेगा। Yes, exactly. तो आपको लग रहा है आप काफ़ी आगे तक जाएंगे? अभी ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है? इंशाल्लाह। नहीं, आप लोग इंस्पिरेशन है, इस तरह से शुरू करना चाहिए यंग जनरेशन को। दूसरों को जब हम देखते हैं तो ऑब्वियसली एक शौक पैदा होता है उसको करने के लिए। Exactly. तो आप हमें कुछ सुनाएंगे? जी जी जी। क्या सुनाने लगे हैं आप हमें? हम आपको सूफी कलाम सुनाएंगे। अल्लाह अल्लाह। ज़बरदस्त। फास्ट। आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू
खूबसूरत, ये कलाम है एक तरह से, तो मुझे लग रहा है कि आप करना नहीं मुनासिब है। सो बहुत खूबसूरत गाया आपने। तो आप गिटारिस्ट के तौर पर काम करते हैं, आप वोकलिस्ट के तौर पर, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? कैजॉन। कैजॉन बोलते हैं इसको, ठीक ये है। ड्रम्स का अल्टरनेटिव है। अच्छा, ये ड्रम्स का अल्टरनेटिव, तो ये खुद बनवाया है या मार्केट में? नहीं, ये मार्केट में अवेलेबल, ये मिल जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप भी गाना मैं गाते वोकलिस्ट हैं? हूँ। आप भी वोकलिस्ट हैं, आप क्या सुनाएंगे? मैं बेवजह सुनाऊंगा आपको नबील शौकत का। थोड़ा सा टेम्पो ज़्यादा। हिजरे यारा ना सता बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तो क्यों वजह बेवजह, दिल से कह बात रुक जा पागल, चल पड़ा करने ये वफा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह। बहुत खूब, वेल डन, बहुत खूबसूरत गा रहे हैं आप। तो बाकायदा भी किसी ट्रेनिंग का आगाज़ किया है आपने, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश तो ऑब्वियसली रहती है। ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, ठीक है, और हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते रहते हैं, तो उसी से ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब क्या प्लानिंग है अगले 5 to 2 years में, क्या करना चाहते हैं? देखें, एटलीस्ट आपका 10 years का एक विजन होता है जिसको आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अपने आप अभी को तो बहुत 6 आगे month देखें। हुए हैं, बहुत अर्ली है एक तरह से, बेबी आप लगा लीजिए अभी है। तो हम अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सो उसी बेस पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, इसके साथ साथ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हमारी डिग्रीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू है, मैं एनवायरमेंटल साइंसेस कर रहा हूँ, और ये खुद बताएंगे, खुद बताएंगे, आप बताएं। मैं 10th क्लास में। आप 10th में हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो घर वाले परमिशन दे देते हैं ये सब करने की? तो क्या कहते हैं, रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, बाकी जो मर्जी करो? जी, बेसिकली उन्होंने मुझे बेसिकली मेरा जो शौक है ना, ठीक, आप बताएं। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो घर वालों कोई GPA वगैरह पे फ़र्क आए तो कहते नहीं है कुछ भी? एक प्रॉपरली आपको सपोर्ट है, क्योंकि आप जब इस तरह से बैंड स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोगों से एक उनकी जो स्टोरी लाइन होती है ना, यही होती है कि सपोर्ट नहीं थी, खुद की अर्निंग पे बेस करके ये सब चीज़ें आप लोग करते रहे हैं। तो आपको सबसे पहले किसने कहा कि आवाज़ अच्छी है शायान? मैं जो सोलो इवेंट्स है ना, स्कूल वगैरह में गाते थे सबसे पहले? इवेंट्स तो बाद में बहुत देर बाद जाकर शुरू होते हैं ना? तो स्कूल वगैरह में गाते थे या कॉलेज में? स्कूल कॉलेज से स्टार्ट हुए, फिर लाहौर में आके मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला है, देन आई थॉट टू बिल्ड माय टीम, और फिर ये सब लोग मेरे साथ मिले हैं, तो अब माशाल्लाह से एक अच्छी जगह पे हम लोग खड़े हुए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप भी स्कूल वगैरह में सबसे पहले प्रैक्टिस करते थे? मैं स्कूल लेवल पे पहले परफॉर्म करता रहा हूँ, स्कूल लेवल पे कंपटीशन विन किए हैं, फिर मैं कॉलेज गया हूँ, कॉलेज में मैंने इवेंट्स में परफॉर्म किया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आया हूँ, इधर आके म्यूज़िक लवर दोस्तों से मुलाकात हुई है, तो हमारा बैंड बन गया, और अब हम इवेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं, और अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू है हमारी। अब देखिए, जब भी कोई आप बैंड या इस तरह से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लैक होता है, कोई आपको लगता है कि जिसके लिए आपको खला जिसे कहते हैं, जिसको पूरा करने की ज़रूरत होती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलनी चाहिए कि आप मज़ीद अच्छे से रॉ पॉलिश हो जाएंगे?
अपॉर्चुनिटीज़ तो बाद की बात है। मैं सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपनी आर्ट को पॉलिश नहीं ना करेंगे तो अपॉर्चुनिटी लेने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारा फ़िलहाल फोकस आर्ट को पॉलिश करने पे है। नहीं, हमारे जो नामवर सिंगर्स हैं उन्होंने ऐसे अपनी एकेडमीज वगैरह बिल्ड की हुई हैं आप बच्चों के लिए? नहीं, किसी की ऐसे कोई एकेडमी कोई सिखा नहीं रहे होते हैं आपको इस तरह से? हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट बहुत कम है छोटे आर्टिस्ट को। म्यूज़िक के लिए ना बहुत कम सपोर्ट है, और ये जितने भी हमारे माशाल्लाह से बड़े सिंगर्स हैं वो बिल्ट इन है, खुद से बने हुए हैं। हाँ जी, खुद से बने हुए हैं उन्होंने, ऐसा मेहनत करके ही आगे आए हैं, बस सीख कर इस तरह से। तो आप लोगों की इंस्पिरेशन बेसिकली कौन है? मेरी इंस्पिरेशन तो मैम अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह है। पाकिस्तान से कौन है? पाकिस्तान से शफकत अमानत अली और आतिफ असलम। आतिफ और शफकत अमानत साहब। आपकी? जी मैं क्लासिकल गाता हूँ, बेसिकली मैं सोलफुल सिंगिंग को लाइक करता हूँ, जो सोलफुल गा रहा हो, जो आपकी सोल को अट्रैक्ट करे। अभी कौन से? अभी मैं नुसरत साहब को भी गा रहा हूँ, और आतिफ मेरे फेवरेट भी रह चुके हैं, और अरिजीत मेरे फेवरेट हैं, और क्लासिकल में मैं शफकत अमानत अली खान साहब को भी सुनता हूँ। आजकल साउलफुल अगर आप बात करें, सतिंदर सरताज हैं, वो बड़ा अच्छा एक है, मुझे उनके जो लिरिक्स हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं। वो बहुत अच्छे से उनका वॉइस टेक्सचर मतलब देसी टाइप है, बहुत स्मूथिंग जा रहा है उनका। अब अच्छा, आपने अभी शफकत अमानत साहब की और आतिफ की बात की, आप शफकत अमानत साहब का कुछ सुना है? जी वो मोरा सैया मुझसे बोले। हाँ, मोरा से। टेम्पो थोड़ा सा ज़्यादा रखो, साउंड इसमें नहीं कम करो, टेम्पो कम करो, साउंड लाउड। सो मच। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।